हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे ये लेबर लॉज की जो सीरीज़ चल रही है उस पे, जहाँ हम जितने भी लेबर लॉज हैं उनको बहुत आसानी से और विद एग्जांपल्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम उनको क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लेबर लॉज के ज़रिए पेपर में कुछ एडिशनल मार्क्स स्कोर कर सकें। इस सीरीज़ में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं चाइल्ड लेबर एक्ट एज वेल एज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। उसके एमसीक्यूज़ भी मैंने पीडीएफ में विद द नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। और ये जो हम आज करने वाले हैं ट्रेड यूनियन एक्ट, इसके भी नोट्स और एमसीक्यूज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब आज का हम अपना एक्ट शुरू करते हैं, जो कि है कौन सा? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब देखो, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ ही कवर करेंगे कि भाई ये जो एक्ट था ये आया था 1926 में, और ये एनफोर्समेंट, इसका जो एनफोर्समेंट हुआ था वो हुआ था 1927 में। इसमें टोटल 33 सेक्शंस हैं और 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सबको हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी शेड्यूल नहीं है, कोई भी शेड्यूल इसमें नहीं है, तो शेड्यूल का तो झंझट ही खत्म। अब इसको हम लेके क्यों आए थे? सो दैट वी कैन, इसको हम लेके क्यों आए थे? सो दैट वी कैन रेगुलेट, है ना, रेगुलेट द ट्रेड यूनियंस। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर सकें, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको कुछ राइट्स और उनको कुछ प्रिविलेजेस भी हम दे सकें। ठीक है, बट ट्रेड यूनियन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। तो देखो, एक अगर एम्प्लॉय अपनी बात रखना चाहता है तो हो सकता है उसकी बात कोई ना सुने, बट संगठन में शक्ति होती है, हम बचपन से सुनते आए हैं। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ जुड़कर अपनी बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को मजबूर होकर उस बात को एग्री करना ही पड़ता है। बट क्या वो बात एग्री करने लायक है या नहीं, वो रेगुलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, जो ये एक्ट करता है। So that is the objective of this act. That is to regulate, to register these trade unions, to provide them rights, है ना, and give them some privileges. ठीक है, what is the coverage of this act? तो ये अप्लाई होता है पूरे इंडिया में, और यही इसका जो है सेक्शन 1 जो है हमारा, वो भी यही बात करता है अबाउट दी। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 की बात करते हैं। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो वहाँ हमें देखने को मिलती हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जैसे कि ट्रेड यूनियन, ट्रेड डिस्प्यूट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और भी बहुत सारी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यही हैं। तो अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई एक संगठन होगा, एक असेंबली होगी, किसकी? एम्प्लॉयज़ की। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी असेंबली ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ की तो हो ही सकती है, साथ ही साथ इट कुड बी द असेंबली ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ही ट्रेड यूनियन होती है, तो ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर की भी ट्रेड यूनियन हो सकती है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशंस, इसके रिलेशंस वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशंस, या फिर वर्कर्स के बीच के रिलेशन, या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए जो भी यूनियन बनाई जाती है, दैट इज़ ट्रेड यूनियन। व्हाट इज़ ट्रेड डिस्प्यूट? तो इन्हीं लोगों के बीच में, यानी कि वर्कर्स और एम्प्लॉय, वर्कर्स और एम्प्लॉयर, या फिर विद इन एम्प्लॉयर्स अगर कोई डिस्प्यूट होता है, दैट इज़ ट्रेड डिस्प्यूट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि जिसके भी अंडर वो ट्रेड यूनियन आती है, उसको हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। इन केस द ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स, है ना, कि एक ट्रेड यूनियन है जो कि यूपी में भी एग्जिस्ट करती है और बिहार में भी एग्जिस्ट करती है, और भी 2-4 स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है, और भी 2-4 स्टेट में अगर एग्जिस्ट करती है, देन वो किसके अंडर आएगी? वो आएगी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। बट अगर कोई जो ट्रेड यूनियन है वो सिर्फ एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो उसको किसके अंडर आना होगा? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो आएगी। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें तो। फिर आते हैं हम सेक्शन 3 to 9, अब हम कवर करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 3 की बात करें तो वो बात करता है कि देयर शुड बी अ रजिस्ट्रार, देयर शुड बी अ रजिस्ट्रार, जो कि कौन अपॉइंट करेगा? विच विल बी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, विच विल बी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस रजिस्ट्रार का काम क्या होगा? इस रजिस्ट्रार का काम होगा टू रजिस्टर ऑफ कोर्स द ट्रेड यूनियंस, ऑल्सो टू चेक कि भाई वो जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके कागज़ वगैरह, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 4 जो है वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की। अब देखो, प्रोसेस सिंपल है, लैंग्वेज में अभी हम नहीं जाते हैं, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एटलीस्ट मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि 7 लोग हैं। इन 7 लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी। ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ कुछ कागज़ लगाने होते हैं। क्या कागज़ लगाने होते हैं? जैसे कि उनके मेंबर्स की डिटेल, उनके ऑफिस होल्डर्स की डिटेल, डिटेल मतलब कि उनकी एज,
ठीक है, उनकी नेम, उनके एड्रेस, उनके ऑक्यूपेशन, साथ ही साथ जो भी उनका ट्रेड यूनियन है यानी कि जो भी उनकी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी डिटेल, जैसे कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, और उसका नाम क्या है। ये सभी डिटेल्स की कॉपी लगा के उनको क्या देना होता है, रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होती है। एक बार रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी ये डिटेल्स दी गई हैं ये किसी और से कन्फ्लिक्ट में तो नहीं आ रही हैं और ये सभी डिटेल जो हैं सही हैं, तो वो क्या करता है, वो एक ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसको दे देता है, ट्रेड यूनियन वालों को दे देता है कि भाई नाउ योर ट्रेड यूनियन इज़ रजिस्टर्ड। ठीक, सिंपल है। इसमें कुछ एडिशनल रूल्स भी हैं, जैसे कि अगर ट्रेड यूनियन 1 साल से पुरानी है, ठीक है, यानी कि 2024 में बनी थी और अब 2026 में वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें अपना स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि क्या उनकी लायबिलिटीज़ हैं जो उन्हें चुकानी है और क्या उनके एसेट्स हैं, वो सभी उनका जो एक जनरल स्टेटमेंट होता है वो उनको जमा करना होता है विद दिस एप्लीकेशन दे नीड टू सबमिट दैट एज वेल। ठीक है, तो ये हमने सेक्शन 3 to 9 यही सारी बातें हैं, जिसमें सेक्शन 3 में रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है, रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियंस की भी हमें यहाँ बात करनी होगी जो कि सेक्शन 6 के अंदर आता है। हाँ, ये रहा। तो सेक्शन 6 में कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपने जो भी ट्रेड यूनियन है उसके रूल्स के बारे में बताना होता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो किस ऑब्जेक्टिव से बनाई जा रही है, उसमें मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मेंबर बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है, जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, वो है 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर आप 15 साल या उससे ज़्यादा के हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं। बट यहीं पे अगर आप ऑफिस होल्डर का क्राइटेरिया देखेंगे, ऑफिस होल्डर का क्राइटेरिया देखेंगे तो दैट इज़ 18+ ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, ये याद रखना है हमें, ये क्या करना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द सब्सक्रिप्शन फीस फॉर द टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस ट्रेड यूनियन एज वेल एज व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि भाई अगर आप इस ट्रेड यूनियन के मेंबर बनते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, या फिर अगर आप जो भी ट्रेड यूनियन के रूल्स हैं उनको आप वायलेट करते हैं तो आप पे क्या फ़ाइन लगेगा। अब ये जो भी सब्सक्रिप्शन फ़ीस और फाइन्स है ये एक फ़ंड में जमा होती है, फ़ंड का क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ और क्या रूल्स होंगे, गवर्नेंस रूल्स होंगे, जैसे कि किस तरह उसके जो ऑफिस बियरर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा, किस तरह से उनको हटाया जा सकता है, किस तरह ऑडिट किया जाएगा, और कस्टडी किसके पास होगी फंड्स की, या अगर किसी दिन ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना है तो किस तरह से उसको डिसॉल्व किया जाएगा, यानी कि बेसिकली कितनी वोट्स चाहिए उसको डिसॉल्व करने के लिए। मान लो उसको हम अमलगमेट कर रहे हैं, किसी और से मिला रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा। ये सारी डिटेल्स जो हैं हमें एप्लीकेशन के साथ ही देनी होंगी। दिस इज़ अबाउट द सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद अब हमने 9 तक तो कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन। फॉर एग्जांपल, आपने एक एप्लीकेशन दी, किसको दी, रजिस्ट्रार को दी। अब रजिस्ट्रार को लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट नहीं है, इट कुड बी आइदर देयर आर सम मिस्टेक्स और दिस इज़ फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद भी, आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल गया बट बाद में पता चला कि आपने कुछ फ्रॉड किया है, या फिर आपकी जो डिटेल्स थी उसमें कुछ मिस्टेक है, तो भी रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपकी जो एप्लीकेशन, जो आपकी ट्रेड यूनियन है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और किस केस में कैंसिल किया जा सकता है, अगर आप इस एक्ट को वायलेट करते हो या खुद से जाके कहते हो कि भाई डिसॉल्व कर दो। सिर्फ इस केस में, यानी कि अगर आप खुद से जाके कहते हो डिसॉल्व कर दो, इस केस में नोटिस रजिस्ट्रार जो है ट्रेड यूनियन को नोटिस नहीं देगा, एल्स देयर शुड बी अ 2 मंथ नोटिस। कितने महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार को बिफोर कैंसिलिंग देयर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, बिफोर कैंसिलिंग देयर रजिस्ट्रेशन नॉट द एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में तो अभी रजिस्टर हुई नहीं है। चलो, अब मान लो आपकी एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया बट आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो एज़ पर सेक्शन 11, अगर आप की जो ट्रेड यूनियन है वो प्रेसिडेंसी टाउन्स में है, प्रेसिडेंसी टाउन जैसे बड़े शहर जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे शहरों में है, तो आप सीधा जाएंगे अपील करेंगे हाई कोर्ट में। और अगर आप इन प्रेसिडेंसी टाउन से नहीं हैं तो आप कहाँ को जाएंगे, आप जाएंगे सिविल कोर्ट में। ठीक है, आप अपील करेंगे और वहाँ का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, यानी कि इट इज़ द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होगा उसको आपको मानना ही होगा। अब ये जो अपील है ये आप विद इन 60 डेज़ ही कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपका फ़ैसला आता है मई में, इस मई को फ़ैसला आता है, ठीक है, तो इसके 60 डेज़ के अंदर अंदर, इसके बाद 60 डेज़ के अंदर अंदर, मान लो जो रजिस्ट्रार है इसने 25 मई को आपकी एप्लीकेशन कैंसिल की है, तो इसके 60 डेज़ के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो। दिस इज़ अबाउट द सेक्शन 10 एंड 11। देन अगर हम देखें सेक्शन 13 to 19, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रिविलेजेस जो आपको मिलते हैं उसकी बात करता है, जैसे कि योर योर ट्रेड यूनियन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, यानी कि एक लीगल एंटिटी की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा आपकी ट्रेड यूनियन को। लीगल एंटिटी मतलब यू कैन होल्ड द प्रॉपर्टी, योर ट्रेड यूनियन कैन होल्ड द प्रॉपर्टी, यानी कि उनके कुछ एसेट्स हो सकते हैं,
उनको स्यू किया जा सकता है और वो स्यू कर भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो केस सिविल केसेस जो हैं वो कर भी सकते हैं और उनके खिलाफ खिलाफ जो है वो केसेस किए भी जा सकते हैं। ठीक है, देयर विल बी परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि किसी के आने जाने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रेड यूनियन विल एग्जिस्ट विद इसके बिना भी। देन इट विल हैव अ कॉमन सील। देन देयर विल बी लीगल इम्यूनिटी। लीगल इम्यूनिटी से क्या मतलब है कि देखो, देयर विल बी नो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स। जनरली क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक लोग कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो वो क्या है, वो पनिशेबल है। ठीक है, वो क्या है, वो पनिशेबल है। बट यहाँ दो या दो से अधिक लोग मिलके बोल रहे हैं कि चलो हम स्ट्राइक करते हैं। अब यार, एक तरह की कॉन्स्पिरेसी तो ये भी है, बट इसको उन्होंने क्या किया है, इट इज़ नॉट पनिशेबल अंटिल अंटिल इट इज़ वायलेटिंग द BNS बेसिकली, है ना। इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस जब तक नहीं होता। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्या है वो, देन इट इज़ नॉट अंडर द परव्यू ऑफ लीगल इम्यूनिटी, एल्स इट विल लाई अंडर द परव्यू ऑफ लीगल इम्यूनिटी। देन द एग्रीमेंट्स विल नॉट बी वॉइड मेयरली बिकॉज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड्स, कि अगर किसी वजह से कोई ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है जिसकी वजह से ट्रेड में रुकावट आ रही है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है बिटवीन ट्रेड यूनियंस कि जब तक हमारे लोगों के वेजेस नहीं बढ़ेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे, तो देखो, काम नहीं कर रहे हैं यानी कि देयर विल बी अ रिस्ट्रेन इन ट्रेड। तो क्या उस एग्रीमेंट को वॉइड मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो उनके हितों में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अबाउट सेक्शन 19। देन सेक्शन 15 और 16 क्या है, बेसिकली अभी हमने देखा था कि जो भी सब्सक्रिप्शन से कुछ फीस सब्सक्रिप्शन से कुछ पैसा आ रहा था, फाइन से कुछ पैसा आ रहा था, है ना, ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, ये जाएगा जनरल फंड में जाएगा। अब इस जनरल फंड का इस्तेमाल कैसे होगा, जो ऑफिस बीयरर्स हैं उनकी सैलरी देने में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जैसे कि कोई स्टेशनरी छपनी है ना, कोई स्टेशनरी छपनी है उसमें, कोई ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है यानी आपके ऊपर कोई केस हो गया है तो उसमें आप लॉयर वगैरह हायर करो, उसमें मेंबर वेलफेयर में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जनरल फंड आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये जनरल फंड आप कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट फंड बनाया जाएगा जो कि कैसा होगा, इट विल बी अ वॉलेंटरी फंड, कि भाई मेरा मन है, मैं किसी ट्रेड यूनियन का पार्ट हूँ और मेरा मन है कि मैं 10 रुपये पर मंथ इसमें दूंगा, ये इस पॉलिटिकल फंड में दूंगा, तो ये मेरी मर्ज़ी है। ठीक है, ये मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि देने ही देने हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस बियरर्स की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया, ऑफिस बियरर होने के लिए 18 साल की उम्र होना आवश्यक है। इट इज़ कंपलसरी दैट द ऑफिस बियरर शुड हैव एटलीस्ट एज ऑफ 18 ईयर्स। साथ ही साथ क्या हो, वो कन्विक्टेड ना हुआ हो किसी मॉरल टर्पिट्यूड के केस में, और अगर हुआ भी है तो उसको रिहा हुए एटलीस्ट 5 साल हो जाने चाहिए, है ना। उसको रिहा हुए एटलीस्ट कितने साल हो जाने चाहिए, 5 साल हो जाने चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 50% जो ऑफिस बियरर्स हैं वो कौन होने चाहिए, जो कि एम्प्लॉयड हैं उसी इंडस्ट्री में जहाँ वो ट्रेड यूनियन बनी है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वही है कि भाई यूनियन मस्ट सबमिट एनुअल रिटर्न्स ऑफ ऑफिस बियरर्स एंड रिपोर्ट एनी चेंजेस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, की रिपोर्ट आपको जमा करनी है टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद एनुअल रिटर्न्स की बात करते हैं, बट इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, शायद वो मिस हो गया है यहाँ पे, कि भाई अगर आप अपनी यूनियन का नेम चेंज करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे कि चेंज ऑफ नेम या रजिस्टर्ड ऑफिस अगर करते हो, चेंज ऑफ नेम अगर करते हो तो क्या प्रोसीजर है, चेंज ऑफ एड्रेस अगर करते हो तो क्या प्रोसीजर है ना। और एक टॉपिक आता है कि अगर आप अमलगमेशन करते हो अपने ट्रेड यूनियन का तो क्या प्रोसीजर है। ये 3 प्रोसीजर हमें देखने हैं। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी, चेंज ऑफ नेम की। तो अगर आप नेम चेंज करते हो, ठीक है, तो आपको कंसेंट चाहिएगा कितने लोगों का, आपको कंसेंट चाहिएगा 2/3 ऑफ द मेंबर। 2/3 ऑफ मेंबर्स शुड से कि हाँ भाई नाम बदल लेते हैं, ये वाला नाम अच्छा लग रहा है, ये नाम रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलो 2/3 का कंसेंट मिल गया, अब क्या करेंगे, अब एक नोटिस जो है, एक नोटिस जो है रिटन नोटिस होना चाहिए, जिस पे साइन होने चाहिए एटलीस्ट 7 लोगों के, 7 मेंबर्स के, प्लस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन के। ठीक है, ये नोटिस किसको जाएगा, ये नोटिस जाएगा रजिस्ट्रार। ठीक है, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि जो भी ये नाम है ये किसी और ट्रेड यूनियन का नाम नहीं है, तो वो क्या कर देगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और वहाँ का जो ट्रेड यूनियन का नाम है वो बदला हुआ मान लिया जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, चेंज ऑफ एड्रेस की बात करते हैं। अगर एड्रेस चेंज करते हैं तो एड्रेस चेंज होने के विद इन 14 डेज़ आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है, राइटिंग में कि भाई ऐसा कुछ चेंज हुआ है, और वो फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ मेन प्रावधान नहीं है, सिर्फ ये 14 दिनों का प्रावधान है। तीसरा केस आता है डिसोल्यूशन का। तीसरा केस किसका आता है कि अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम है कि भाई 7 लोग, 7 मेंबर्स प्लस सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन रिटर्न नोटिस देंगे। क्या देंगे? रिटर्न नोटिस देंगे, ठीक है, विद इन 14 डेज़ देंगे, विद इन 14 डेज़ देंगे, ठीक है। और जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि ट्रेड यूनियन जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है अमलगमेशन, यानी कि एक ट्रेड यूनियन का दूसरे में मर्जर, अमलगमेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेड यूनियन 1 है और इसमें मर्ज होने आ रही है ट्रेड यूनियन 2। तो ट्रेड यूनियन 2 जो है इसके एटलीस्ट 50% वोट्स पड़ने चाहिए, वोट्स क्या होने चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए, और इस 50% वोट का 60% फेवर में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेम एक नोटिस जाएगा किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि भाई आज से ये जो है एक ही यूनियन है। नोटिस कौन कौन भेजेगा? 7 मेंबर प्लस सेक्रेटरी, ठीक है। इसल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई अगर ट्रेड यूनियन में 100 लोग हैं तो मिनिमम कितने चाहिएंगे, मिनिमम कितने चाहिए, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना मेरे को। ये भी देख लिया है, अब क्या बचा है? फिर पेनल्टीज़ हैं, पेनल्टीज़ ज़्यादा है नहीं। अगर रिटर्न सबमिट करने में फेल हो जाते हैं तो ₹5 पर वीक एंड मैक्सिमम ₹50 का फ़ाइन लगता है। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फ़ाइन अप टू ₹200 लगता है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे की टेक अवेज़ क्या हैं कि हमें क्या याद ही रखना है? तो रजिस्ट्रेशन हम याद रखेंगे। दूसरा हम क्या याद रखेंगे? लीगल स्टेटस याद रखेंगे कि भाई इम्यूनिटी वगैरह होती है। ऑफिस बियरर्स और मेंबर्स की रिक्वायरमेंट याद रखेंगे, एज वाली, ठीक है। और फिर अमलगमेशन वाला प्रोसीजर भी याद रखेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पक्का ही याद रखने हैं, बाकी सिर्फ हमें रिवाइज़ करते रहना है और काम हमारा बन जाएगा। तो इसके साथ हमारे 3 एक्ट पूरे हो गए हैं। ऐसे ही धीरे-धीरे करके हम सारे एक्ट कवर कर लेंगे। 10-12 मिनट की एक वीडियो होती है, और एमसीक्यूज़ इसकी पीडीएफ में है, पीडीएफ टेलीग्राम पे है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर पसंद आ रहा है तो शेयर भी करना, और जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू।